अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्ट्रोक का एक ओवरव्यू ले लिया था। अब हम स्ट्रोक की जो फर्स्ट टाइप है जो मोस्ट कॉमनली पाई जाती है, जैसे मैंने आपको कहा कि दो तरीके से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। दो तरह का स्ट्रोक हो सकता है, इस्कीमिक स्ट्रोक होता है और नंबर 2 हमारे पास क्या होता है, हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर हम सारे का सारा जो है वो इस्कीमिक स्ट्रोक को डिस्कस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। सो इस्कीमिक स्ट्रोक को इस तरह से हमने लेके चलना है कि आपको इसकी डेफिनेशन, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसके कॉजेज़, क्लिनिकल फीचर, देन इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट और इवन कॉम्प्लिकेशंस भी पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, सिर्फ एग्ज़ाम के लेवल पे नहीं, कहीं आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो जॉब के लिए, वहाँ भी सडनली आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इस्कीमिक स्ट्रोक का पेशेंट है तो फर्स्टली आप किस चीज़ के बारे में कंसर्न हो, कौन सी मेडिसिन देनी है, कितने ड्यूरेशन में देनी है, अगर उसको हेड ट्रोमा हुआ है तो क्या फिर आप थ्रोम्बोलिटिक दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये हो गया, हार्ट ब्लॉक्स हो गए, एमआई हो गया, ये सारी चीज़ें आपसे ड्यूरिंग इंटरव्यू भी पूछी जाती हैं। ओके, सो टाइम वेस्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस्कीमिक स्ट्रोक है क्या। इस्कीमिक स्ट्रोक बेसिकली आपने इतना याद रखना है कि आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है। जब ब्लड फ्लो इंटरप्ट हो जाता है तो ऑक्सीजन डिलीवर नहीं होगा, ऑक्सीजन डिलीवर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हाइपॉक्सिया, और हाइपॉक्सिया के बाद वाली स्टेज क्या होगी, इस्कीमिया, और उस टाइम फिर इस्कीमिक स्ट्रोक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, सेल डेथ होगी, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा और पेशेंट को फीचर्स आना शुरू हो जाएंगे। अब अगर ऑब्स्ट्रक्शन की ही मैं अभी यहाँ पे बात कर लूँ, आगे चल के भी बात करते हैं, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होती है, क्योंकि आर्टरी में कोई भी थ्रोम्बस हो सकता है, एम्बोलिस हो सकता है, जो जाके इसको क्या कर रहा होता है, अक्लूड कर रहा होता है। तो आपने याद रखना है कि सेरिब्रल आर्टरी की अक्लूजन की वजह से जब इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो होगा तो सेरिब्रल इस्कीमिया और इन्फेक्शन होगा, उसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहेंगे। अब अगर मैं थोड़ी सी नज़र इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे डालूँ कि बेसिकली मसला होता क्या है, तो मसला ये होता है कि जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगा, आपको पता है ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ऑक्सीजन नहीं होगा, एटीपी भी नहीं बनेगा, और एटीपी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे एटीपी पंप होता है, सोडियम कंटेन्यूसली अंदर आना चाहता है लेकिन ये सोडियम को उठा के बाहर फेंक रहा होता है और पोटाशियम को अंदर लेके आता है। ठीक है, लेकिन इस पेशेंट में चूँकि ऑक्सीजन नहीं है, एटीपी नहीं है, तो ये वाला जो आयनिक ग्रेडियंट है वो भी मेनटेन नहीं हो सकेगा, आसान लफ्ज़ों में। ठीक है, अब जब ये आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन नहीं हो सकेगा तो मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि सोडियम जो है वो भागा भागा कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, और जब सोडियम बहुत ज़्यादा अंदर जाएगा और यहाँ पे एटीपी पंप है नहीं है जो उसको उठा के बाहर भेजे, तो सोडियम जब बेटे अंदर जाएगा तो आपको पता है सोडियम को फिर पीछे कौन फॉलो करेगा, वाटर भी फॉलो करेगा। वाटर भी फॉलो करेगा तो अंदर क्या बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, साइटोटॉक्सिक एडीमा, और ये सेल जो है वो फटना शुरू हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा वास्ट डैमेज क्रिएट होगा। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी में आपने याद रखना है कि हाइपॉक्सिया है, एटीपी नहीं है, एटीपी नहीं है तो आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन नहीं होगा, वो मेंटेन नहीं होगा तो डीपोलराइजेशन नहीं है, और फिर नर्व्स और मसल्स किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे जब डीपोलराइजेशन ही नहीं है। पेशेंट सोच तो रहा होगा मैं अपनी बाजू हिलाऊं, लेकिन वो हिला नहीं सकेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ साइटोटॉक्सिक एडीमा क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि सोडियम कैल्शियम अंदर जाएंगे, उनके पीछे पानी जाएगा और सेल की स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आपकी बुक के अंदर यहाँ पे दो क्लिनिकल पल्स कह लो उन्होंने लिखे हुए हैं, दो डेफिनेशन है, एक इस्कीमिक कोर होती है और एक इस्कीमिक न्यूमेब्रा होता है। ठीक है, इनका आपको पता होना चाहिए। कोर तब है कि जब ब्लड फ्लो जो है वो लेस देन 10 मिलीलीटर के लिहाज से मौजूद है पर 100 ग्राम टिश्यूज़ में, यानी ब्लड बहुत ही कम उसके साथ वॉल्यूम के साथ आ रहा है और ये सेल बहुत जल्दी जो है वो मर जाएंगे। न्यूमेब्रा में ब्लड लेस देन 25 मिलीलीटर पर मिनट पर 100 kg जो है वो मेंटेन हुआ होता है और थोड़ी देर के लिए टिश्यू वाइबल रहता है। ठीक है, ये छोटी सी दो डेफिनेशंस है। बहरहाल इस्कीमिक स्ट्रोक का मतलब यही है कि जब ब्लड फ्लो मेंटेन नहीं हुआ, और क्यों मेंटेन नहीं हुआ, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन मेंटेन नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। कॉजेज़ वैसे अंडरस्टूड ही हैं कि थ्रोम्बस एंड एम्बोलिस ही उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉजेज़ में, तो कॉजेज़ में क्या होते हैं, थ्रोम्बोटिक डिजीज़ हैं, और ये थ्रोम्बोटिक डिजीज़ जो है ये 55% ऑफ इस्कीमिक स्ट्रोक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थ्रोम्बस वहाँ पे क्यों बनता है, मोस्टली ड्यू टू एथीरोसेक्लेरोसिस। आपको पता है एथीरोसेक्लेरोसिस का हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होती है तो किस तरह उसके ऊपर सारे का सारा आके एक थ्रोम्बस बन जाता है। ठीक है, सो थ्रोम्बोटिक इवेंट हो सकते हैं, सेरिब्रल आर्टरी के अंदर जो है वो एथीरोसेक्लेरोसिस एंड देन थ्रोम्बस बन सकता है, मोस्टली एक्स्ट्राक्रीनियल आर्टरीज में भी, कैरोटिड में भी और एओर्टिक आर्च में भी। ठीक है, अब नंबर 2 जो है वो एम्बोलिज्म भी हो सकता है। देखो, एक होता है थ्रोम्बस, थ्रोम्बस वो होता है कि जो लोकली वहीं पे बना और उसने ऑब्स्ट्रक्शन कर दी। लेकिन एम्बोलिस का क्या मतलब हो सकता है कि एम्बोलिस फॉर एग्जांपल जो है वो लोअर लिम्ब में बना हो और यहाँ से
फिर डिटैच हो गया पानी के बहाव की वजह से और ट्रैवल कर रहा है हार्ट तक जा रहा है और वहाँ से ब्रेन में। तो एम्बोलिस वो होता है जो कि थ्रोम्बस जब डिटैच हो जाए और वो घूमना शुरू कर दे ब्लड के अंदर और कहीं पे भी जा रहा है और किसी जगह जाके ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा तो वो एम्बोलिस है। लोकली जब बनता है तो उसको हम थ्रोम्बस कहते हैं और वही थ्रोम्बस डिटैच होगा तो एम्बोलिस बन जाएगा। अब ये जो एम्बोलिज्म है, ये जो एक एम्बोलिस आया है और उसने आके सेरेब्रल आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, ये एम्बोलिस कहाँ से आया है? तो इसका जो नंबर 1 ओरिजिन है वो कार्डियक ओरिजिन हो सकता है, ये हार्ट से आया हुआ होता है, ठीक है। और मेरा ख्याल है मैंने CBS में बहुत अच्छा करके बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ एम्बोलिस बनते हैं। 20% तक जो हैं ये कार्डियक एम्बोलाई होते हैं। कार्डियक एम्बोलाई में अगर हम फर्दर जाएंगे तो वेल्व्यूलर एम्बोलाई हो सकते हैं, यानी वाल्व्स की वजह से वहाँ पे बने और डी अटैच होके फिर उन्होंने आके उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास जो है वो म्यूरल थ्रोम्बाई हो सकता है जो बाद में एम्बोलिस बना। म्यूरल थ्रोम्बाई जो है वो MI की बाद, एट्रियल फिब्रिलेशन के बाद, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, वही बात आपको बार बार बताई हुई है कि एट्रियल फिब्रिलेशन में यहाँ पे ब्लड की रिटेंशन होती है और ब्लड की स्टेसिस और पूलिंग की वजह से कोएगुलेशन जो है वो हो जाती है। और नंबर 3 एट्रियल मैक्सोमा, ये एट्रियल मैक्सोमा जो है ये एक बिनाइन ट्यूमर है एट्रिया का, ठीक है। और इसके अंदर भी इस तरह ही है कि इसका मैस ग्रो किया हुआ होता है, ऐसा कोई टुकड़ा जाके ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर नंबर 2 रीज़न जो है एक्स्ट्रा क्रेनियल आर्टरीज हो सकती हैं। और नंबर 3 जो है वो पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई है। ये पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेती हूँ, सुन लें, बाकी फिर हम आगे चलते हैं। पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई का ये सीन होता है कि ये ज़्यादातर जो है वो डीप वेन्स जो हमारी लेग की है ना, ये थ्रोम्बस वहाँ बना और डिटैच हुआ तो ये एम्बोलिस बन गया, ठीक है। अब ये जो एम्बोलिस है जब ये वेन्स के थ्रू आ रहा है ब्लड में आ रहा है तो आपको पता है कि ये सारे का सारा अल्टीमेटली किधर आएगा, इंफीरियर वेना केवा में। और इंफीरियर वेना केवा से ये कहाँ जाएगा, मैं अगर यहीं पे ड्रॉ कर दूँ तो ये इंफीरियर वेना केवा से जाता है इनटू द राइट एट्रिया, ठीक है। राइट एट्रिया से नॉर्मली जाता है राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से जब ये पल्मोनरी आर्टरी में जाता है तो क्योंकि वो इतनी तंग होती हैं कि वो वहीं पे फंस जाता है और वो लेफ़्ट साइड पे नहीं आ सकता। तो मोस्टली जो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होती है, DVT होती है, टांगों की तरफ से एम्बोलाई जाते हैं, वो यूजुअली पल्मोनरी लेवल पे क्या कर देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं, ठीक है। अब इसको पैराडॉक्सिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे चला जाता है। कैसे लेफ़्ट साइड पे जाता है, यहाँ पे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है या वीनस सेप्टल डिफेक्ट है तो ये थ्रोम्बाई जो है, जो एम्बोलिस अब बन चुका है, ये चला जाएगा लेफ़्ट साइड में और लेफ़्ट साइड से अयोटा और अयोटा से आपके CNS में जाके ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग बातें सुनने में समझ आ गई तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सो पेटेंट फोरामेन ओवेल, AST VST कोई भी सुराख था, कोई भी खिड़की थी तो ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे चला गया और वहाँ से फिर ये आपके ब्रेन की तरफ चला गया और वहाँ जाके इसने ब्लॉकेज कर दिया। तो ये मेन कॉजेज़ हैं कि आपकी ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हुई है। ऑब्स्ट्रक्शन थ्रोम्बस की वजह से लोकली वहाँ पे बना, ये एम्बोलिस था और ये एम्बोलिस कहाँ से आया, ये हार्ट से आ सकता है, एक्स्ट्राक्रेनियल आर्टरी से आ सकता है और पैराडॉक्सिकली डीप वीनस थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब डेफिनेशन जब हमने पढ़ी तो वहाँ पे एक और मैंने आपको पढ़ाना था, इसमें से MCQ आ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं लेक्यूनर स्ट्रोक, ठीक है। लेक्यूनर स्ट्रोक का ये मतलब है कि मैं पता नहीं क्यों यार किडनी क्यों बना देती हूँ, सेरेब्रल हेमिस्फीयर बनाना चाहती हूँ, वो ऐसे करके कुछ बनता है, ठीक है। तो ये होता है कि आपकी ये जो मेन आर्टरीज़ हैं और फिर इनमें से भी आगे डीप पेनिट्रेटिंग आर्टरीज़ हैं और वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया को सप्लाई करी हैं। तो जब ये डीप पेनिट्रेटिंग आर्टरी ब्लॉक होगी तो बाकी मेन ब्लड सप्लाई तो मेंटेन है, लेकिन ये एक छोटा सा स्मॉल कॉर्टिकल एरिया जो है ये वर्किंग छोड़ देगा। तो इसको हम लोग कहते हैं लेक्यूनर इन्फार्क्ट, यानी एक टुकड़े में इन्फाक्शन आया हुआ है और ये टुकड़े का जो इन्फाक्शन है एक स्पेसिफिक एरिया का है। ये किस वजह से है, डीप पेनिट्रेटिंग ब्रांचेस की अक्लूजन की वजह से। MCQ आया था मेरे पेपर में। सो डीप पेनिट्रेटिंग आर्टरी की अक्लूजन की वजह से लेक्यूनर इन्फार्क्ट क्रिएट होते हैं। लेक्यूनर इन्फार्क्ट स्मॉल कॉर्टिकल एरिया का इन्फाक्शन है लेस देन 15 मिलीमीटर। इसकी रीज़न भी कोई थ्रोम्बाई, लाइपोहाइलिनोसिस, कोई एमिलॉइड एब्नॉर्मल प्रोटीन या माइक्रोएम्बोलाई हो सकता है जिसने इसको ब्लॉक किया हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो है वो सारी की सारी बात होगी किसकी, कॉजेज़ की। अब इम्पॉर्टेंट बात आती है कि इस्कीमिक स्ट्रोक के पेशेंट के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं ना वो किस तरह से हैं। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, MCQs में भी आते हैं, थोड़ा इनको मेमोराइज़ करना मुश्किल है। हम लोग एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप इसका थोड़ा सा रट्टा लगा देना या कुछ ऐसा कर लेना, ठीक है। सो अब हम इस्कीमिक स्ट्रोक के क्लिनिकल फ़ीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये क्लिनिकल फ़ीचर्स जो हैं ये डिपेंड करते हैं कि कौन सी सर्कुलेशन जो है वो इफ़ेक्ट हुई है, कौन सी सर्कुलेशन इफ़ेक्ट हुई है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मेन तो आपने याद रखनी है। एक ये
कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी अगर ब्लॉक होती है तो क्या होगा, मिडल सेरिब्रल आर्टरी ब्लॉक होती है तो क्या होगा, और अगर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी या पोस्टीरियर सर्कुलेशन ब्लॉक होती है तो फिर क्या होगा। डिपेंड्स ना कि कौन सी वाली आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस और एम्बोलिस आया और वो ब्लॉक हो गई है, ठीक है। सॉरी अगर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का ब्लॉकेज होगा तो आपने याद रखना है कि इसकी वजह से कॉन्ट्रालेटरली क्या होगा, पेशेंट को वीकनेस होगी। अब कॉन्ट्रालेटरल का क्या मतलब है वो मैं बताती हूँ। वीकनेस के साथ सेंसरी लॉस भी होगा, यानी उसकी जो पेन टच टेम्परेचर की सेंसेशंस हैं वो भी ऑल्टर होंगी, नमनेस फील होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि लेग्स का एरिया ज़्यादा इफेक्ट होता है आर्म्स से, क्योंकि अगर आपको एनेटमी न्यूरोनेटमी से याद हो तो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जहाँ सप्लाई करी होती है वो एरिया लेग्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब होगा ये कि अगर इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है राइट साइड की इफ़ेक्ट हो रही है, ठीक है, तो पेशेंट को लेफ़्ट साइड पे वीकनेस होगी और सेंसरी लॉस होगा, लेकिन वो टांगों में ज़्यादा होगा। ये बात याद रखनी है कि दाईं टांग की कमज़ोरी और नमनेंस हो रही है तो ये बाईं साइड का इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकती है, इसका मेन फीचर है। नंबर 2 आपने याद रखना है कि पेशेंट को कन्फ्यूजन होती है, कन्फ्यूजन के साथ उसका थोड़ा सा बिहेवियर ऑल्ट्रेशन भी होती है, यानी मूड भी डिस्टर्ब होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो याद रखनी है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, उसका जो यूरिन है वो भी उसे कंट्रोल में नहीं होता, ड्रिबलिंग हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने याद रखना है कि फेस का एरिया जो है वो स्पेयर्ड है और इसी से हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। मिडल सेरिब्रल आर्टरी में फेस के ऊपर और बाकी में भी हम देखेंगे तो इप्सिलेटरल फेस की और मतलब सेंसरी सप्लाई इफेक्ट होती है, लेकिन इंटीरियर सेरिब्रल में फेस का एरिया बच जाता है, उसको कुछ भी नहीं होता। अगर तो बायलेटरल हुआ, यानी इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी राइट साइड की भी इफेक्ट हो गई है और लेफ्ट साइड की भी हो गई है, तो उस टाइम में फिर मोटर इनर्शिया और म्यूटनेस हो सकती है, लेकिन ये रेयर ही है, कोई इतना कॉमन नहीं है। तो मैं इसको बस रट्टा लगाने के लिए CCFU से याद रखती थी, यानी कि पेशेंट को कॉन्ट्रालेटरल वीकनेस और सेंसरी लॉस होता है, कन्फ्यूजन होती है, फेस स्पेयर्ड होता है और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। बस इतना ही काफ़ी है MCQ पिक करने के लिए, ठीक है। इसकी बहुत डिटेल क्यों क्या क्या ये सारी चीज़ें हमने न्यूरोलॉजी में न्यूरोनेटमी में पढ़ी हुई हैं ना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मिडल सेरिब्रल आर्टरी का ब्लॉकेज है, कॉमनली होता भी यही है और MCQ भी यहीं से आता है। इसमें आपने याद रखना है कि पेशेंट को, अगर मैं यहाँ पे एक पेशेंट ही बना दूँ तो कैसे बनेगा ये पेशेंट, हाँ ऐसे। अच्छा ये जो पेशेंट है इसको क्या होगा कि इसका, अगर मैं कह रही हूँ कि राइट साइड ये है, फॉर एग्जांपल राइट साइड की मिडल सेरिब्रल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है तो लेफ़्ट पूरी साइड इस तरह से इफेक्ट हो रही होती है, ठीक है। अब ये जो लेफ़्ट साइड पे हेमीप्लेजिया होता है कॉन्ट्रालेटरल, यानी इसकी बाजू और टांग जो हैं वो दोनों पैरालाइज एक किस्म की हो जाती हैं कि बिल्कुल मूव नहीं कर रही, हिला नहीं पा रहा और बहुत ज़्यादा वीकेंड है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी में कॉन्ट्रालेटरल साइड पे क्या पाया जाता है, हेमीप्लेजिया पाया जाता है। बुक के साथ ही इस तरह से डायग्राम बना लें, MCQ के टाइम जहन में आ जाती हैं, ठीक है। उसी तरह आपने याद रखना है कि कॉन्ट्रालेटरल साइड पे मोटर लॉस के साथ साथ सेंसरी लॉस भी है और सेंसरी लॉस में भी कौन सा एरिया इफेक्ट होता है,